नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JS बाई शिवाज पर। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के आखिरी दो वंश सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिससे दिल्ली सल्तनत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और लास्ट में हम पूरे सल्तनत काल का यानी कि पूरी दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख अधिकारी थे, उनके द्वारा जो कर लगाए गए थे और जिन इमारतों का दिल्ली सल्तनत में निर्माण करवाया गया था वो भी देख लेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है और इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें से हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन भारत की प्लेलिस्ट में आप इन तीनों वीडियोस को देख लेना। आज के इस वीडियो में हम जिसके आखिरी दो वंश है ना, सैयद वंश और लोधी वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे ताकि पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाए। तो अब हम सैयद वंश के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सैयद वंश में किन किन राजाओं ने शासन किया। तो देखिए, सैयद वंश में 4 राजाओं ने शासन किया जिनके बारे में हमने पढ़ना है। सबसे पहले खिज्र खां। खिज्र खां का शासनकाल 1414 से लेकर 1421 तक रहा। तो खिज्र खां के 2 उत्तराधिकारी थे, मुबारक शाह और फरीद खान, जिसमें से मुबारक शाह अगले राजा बने। इनका शासनकाल 1421 से लेकर 1434 तक रहा और मुबारक शाह के बाद अगला शासक मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह फरीद खान का बेटा था, यानी कि इसके पहले चाचा मुबारक शाह शासक थे, उसके बाद उनका भतीजा फरीद खान का बेटा मोहम्मद शाह ये अगला शासक बना और मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह सैयद वंश का आखिरी शासक था। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि किन किन राजाओं ने शासन किया। सबसे पहले खिज्र खां, खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और मोहम्मद शाह के बाद आलम शाह। इन 4 राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है। खिज्र खां का शासनकाल 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक रहा और यह सैयद वंश का संस्थापक था। तो खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। हमने इसे पिछली वीडियो तुगलक वंश में पढ़ा था कि जो तुगलक वंश का आखिरी शासक था नसीरुद्दीन महमूद शाह, उस पर कौन आक्रमण कर देता है? तैमूर लंग आक्रमण कर देता है। तो तैमूर लंग का ही सेनापति था खिज्र खां। तो तैमूर ने भारत से लौटते समय खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, जो उसने तीनों राज्य जीते थे, तैमूर ने किसे सौंप दिए? खिज्र खां को सौंप दिए, जो कि उसका सेनापति था। उसे क्या नियुक्त कर दिया? इन तीनों राज्यों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसके बाद खिज्र खां दौलत खां को पराजित करके दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया। कौन? खिज्र खां। और खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था और खिज्र खां दिल्ली का स्वतंत्र शासक था, लेकिन यह स्वयं को तैमूरियों का राज्यपाल मानता था, क्योंकि तैमूर लंग ने इसे सूबेदार नियुक्त किया था। भले ही यह दिल्ली का स्वतंत्र शासक बन गया था, पर इसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी और ना ही अपने नाम का सिक्का जारी किया था और इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं की थी, क्योंकि तैमूर लंग इसे सूबेदार नियुक्त करके गया था। ये तैमूर लंग की जगह पर यह दिल्ली का शासक बना था, याद रखिएगा। इसने रैयते आला नामक उपाधि धारण कर रखी थी। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की, बल्कि कौन सी उपाधि धारण की? रैयते आला। तो खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजा करता था, याद रखिएगा। और 20 मई 1421 को खिज्र खां की मृत्यु हो जाती है। तो खिज्र खां के बाद अगला शासक बनता है मुबारक शाह और इसका शासनकाल 1421 ईस्वी से लेकर 1434 ईस्वी तक रहा। तो खिज्र खां ने तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, परंतु उसके पुत्र ने यानी कि मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और साथ ही साथ इसने शाही नामक उपाधि भी धारण की, इसीलिए इसे मुबारक शाह कहा गया। इसके दरबार में एक इतिहासकार रहता था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी और उसने मुबारक शाह के ऊपर एक पुस्तक की रचना की थी, जिस पुस्तक का नाम था तारीखे मुबारक शाही। तो आपसे पूछा जाएगा कि तारीखे मुबारक शाही के रचनाकार कौन है? तो वो है अहमद सरहिंदी और इसने मुबारकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी। किसने? मुबारक शाह ने। और मुबारक शाह ने भटिंडा और दोआब क्षेत्र में हुए विद्रोहों को दबाया था, तो इसकी ये सफलता थी। इसने भटिंडा और दोआब क्षेत्रों में जो विद्रोह हुए थे ना, उसको इसने सफलतापूर्वक दबाया था और इसके वजीर द्वारा बाद में इसकी हत्या करवा दी जाती है। इसकी? मुबारक शाह की। तो मुबारक शाह के बाद अगला शासक बनता है सैयद वंश का मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल 1434 ईस्वी से लेकर 1443 ईस्वी तक रहा। तो मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा, तो मैंने आपको बताया था ना कि मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा जिसका नाम था मोहम्मद शाह, ये अगला सुल्तान बनता है। तो मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम था मोहम्मद बिन फरीद खान। तो इसके पीछे फरीद खान क्यों लगा है? क्योंकि इसके पिता का नाम था फरीद खान। तो मोहम्मद बिन फरीद खान इसका वास्तविक नाम था और शासक बनने के बाद इसका नाम पड़ गया मोहम्मद शाह। तो इसके समय में 1440 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और 3 दिनों के भीषण युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और महमूद शाह खिलजी वापस अपने क्षेत्र मालवा चला गया था। तो बस हमें इतना ही महमूद शाह के बारे में पढ़ना है। तो सैयद वंश से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते, जो भी इंपॉर्टेंट है बस मैं आपको उतना ही करा रहा हूं, बस आप इसको एक बार सुन लीजिए। तो मोहम्मद शाह के बाद अगला शासक बना
अलाउद्दीन आलम शाह। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था और आलम शाह का वजीर था जिसका नाम था हमीद खान। और जो आलम शाह था ना, ये बहुत ही अयोग्य शासक था। तो आलम शाह का हमीद खान से मतभेद होने के कारण वह दिल्ली छोड़कर बदायूं चला गया। तो बताइए, ये राजा है और अपनी ही राजधानी को छोड़कर चला गया बदायूं। क्यों? क्योंकि अपने वजीर से नाराज हो गया, उससे कुछ इसके मतभेद हो गए, तो इसने अपनी ही राजधानी को छोड़कर ये कहां चला गया? बदायूं चला गया। और बाद में पता चलता है कि बदायूं में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके पीछे षड्यंत्र रचा जाता है। षड्यंत्र कौन रचता है? षड्यंत्र रचता है इसका वजीर और बहलोल लोधी। दोनों मिलकर षड्यंत्र रचते हैं और इसको मार देते हैं। इसीलिए बाद में जो इसका वजीर है ना, ये दिल्ली का राजपाट किसे सौंप देता है? बहलोल लोधी को सौंप देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहलोल लोधी का ही हाथ था अलाउद्दीन आलम शाह को मरवाने में। इसीलिए जिसका वजीर था हमीद खान, ये दिल्ली का राजपाट आगे बहलोल लोधी को सौंप देता है और इसके बाद लोधी वंश की शुरुआत होती है। तो सैयद वंश से आपको इतना ही पढ़ना है, सैयद वंश से ज्यादा प्रश्न नहीं बनते। तो उसके बाद देखते हैं लोधी वंश। तो लोधी वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा है और इसमें 3 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। बहलोल लोधी के बाद अगला शासक बनता है सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी के बाद लोधी वंश का आखिरी शासक है इब्राहिम लोधी। तो 3 राजाओं के बारे में आपको पढ़ना है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। तो बहलोल लोधी का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1489 ईस्वी तक रहा और यह लोधी वंश का संस्थापक था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और यह दिल्ली के सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक इसने शासन किया था। यानी कि दिल्ली के सुल्तान जितने भी बने थे ना, उसमें से सबसे ज्यादा अवधि तक इसी ने शासन किया था, बहलोल लोधी ने। यह कभी ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि एक कालीन पर बैठता था और इसके चारों तरफ इसके जो वजीर होते थे, अमीर बैठते थे, इसके जो सलाहकार होते थे वो बैठते थे और ये कालीन पर बैठता था। और इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा प्रचलित की, जो कि टंका के मूल्य, टंका मैंने आपको बताया था ना, चांदी की मुद्रा होती है, तो टंका के मूल्य का 1/3 इसका मूल्य था, जो इसने बहलोली नामक चांदी की मुद्रा चलाई थी। और जो इसके द्वारा मुद्रा चलाई गई थी ना, ये आगे अकबर के समय तक ये मुद्रा प्रचलित रही। जो इसने मुद्रा चलाई थी ना, इसका इस्तेमाल आगे अकबर के समय तक होता रहा। और बहलोल लोधी ने जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर दिया और जौनपुर को भी दिल्ली में मिला लिया था। तो बहलोल लोधी से आपको इतना ही पढ़ना है। बहलोल लोधी के बाद अगले शासक बने सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी इंपोर्टेंट है। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक सिकंदर लोधी का शासन रहा। तो बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी शासक बनता है और लोधी वंश का सबसे प्रतापी शासक सिकंदर लोधी था। इसके पिता बहलोल लोधी के 9 पुत्र थे और ये तीसरा पुत्र था और इसका नाम निजाम खां था। लेकिन बाद में यह सिकंदर लोधी के नाम से सुल्तान बनता है। इसका वास्तविक नाम निजाम खां था। तो सिकंदर लोधी के हम कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। तो 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी और इसने बाद में आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे बहुत बार पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोधी ने ही आगरा शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोधी के अन्य कार्य भी देख लेते हैं। तो इसने कृषि विकास के लिए गजे सिकंदरी नामक प्रमाणिक नाप का प्रचलन किया, जिसका उपयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था। तो इसने एक प्रकार का प्रमाणिक माप जो कि भूमि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसका नाम था गजे सिकंदरी। इसकी शुरुआत किसने की? सिकंदर लोधी ने। क्या नाम था? गजे सिकंदरी। और सिकंदर लोधी एक लेखक भी था। वह फारसी भाषाओं में कविताएं लिखा करता था, लेकिन वह अपने नाम से कविताएं नहीं लिखता था। जब भी वह कविता लिखता था ना, तो वो अपना नाम सिकंदर लोधी इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि उन कविताओं को लिखने के लिए उसने गुलरुखी नामक उपनाम रखा हुआ था। जब भी वो कविताएं लिखता था ना, तो वहां पर कौन सा नाम लिखता था? अपना गुलरुखी। सिकंदर लोधी कभी नहीं उसने लिखा, हरदम गुलरुखी नामक उपनाम उसने उपयोग किया है, याद रखिएगा। और सिकंदर लोधी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्मों को एक नजर से देखता था और जिस भी धर्म में उसे कोई कार्य अच्छा नहीं लगता था, वह उस कार्य पर प्रतिबंध लगवा देता था। तो सिकंदर लोधी के बाद अगला शासक बना इब्राहिम लोधी और इसका शासनकाल 1517 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा और यह दिल्ली सल्तनत तथा लोधी वंश का अंतिम शासक था। और 1518 ईस्वी में जब इब्राहिम लोधी 1517 ईस्वी में शासक बना, उससे अगले ही वर्ष 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी का सामना राणा सांगा से होता है और इस युद्ध में राणा सांगा की विजय होती है, यानी कि इब्राहिम लोधी हार जाता है। ये युद्ध कौन सा है? याद रखिएगा, खतौली का युद्ध। और इब्राहिम लोधी के जो चाचा थे आलम खां और पंजाब के जो शासक थे दौलत खां, ये दोनों नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना रहे। इसीलिए दोनों ने मिलकर बाबर को इब्राहिम लोधी के विरुद्ध युद्ध करने का निमंत्रण भेजा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम लोधी के अपने ही चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां दोनों ने किसे आमंत्रित किया? बाबर को, कि वो आकर इब्राहिम लोधी से युद्ध करें और इब्राहिम लोधी को हराएं। तो बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ। परंतु उसमें जो बाबर की सेना थी वो बहुत ही छोटी थी, परंतु इब्राहिम लोधी की सेना बहुत ही बड़ी थी। तो बाबर की सेना भले ही बहुत छोटी थी, पर उसने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और भारत में
पहली बार हुआ था कि किसी ने युद्ध में तोपों का प्रयोग किया हो, तो सबसे पहले बाबर ने ही भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और इसके दो प्रमुख तोपची थे जिनका नाम था अली और मुस्तफा। और इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसी पद्धति और तोपों के प्रयोग से छोटी सेना होने के बाद भी इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को बाबर हरा देता है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी इसमें मारा गया। और यह दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक होने के साथ पहला ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो कि युद्ध में मारा गया था। जितने भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे, कोई युद्ध में नहीं मारा गया था। ये पहला ऐसा शासक था जो कि युद्ध लड़ते हुए मारा गया था। कौन? इब्राहिम लोदी। और इसे युद्ध में मारता कौन है? बाबर। तो यहां पर दिल्ली सल्तनत का संपूर्ण खात्मा हो जाता है और इसके बाद में भारत में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है। तो इसके बाद में मुगल शासकों का दौर शुरू हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का शासन खत्म हो जाता है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां किसका सेनापति था? ये तैमूर लंग का सेनापति था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त करके दिल्ली पर प्रशासन प्राप्त किया था? तो सैयद वंश ने किस वंश के बाद शासन किया था? तुगलक वंश के बाद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। अगला प्रश्न है कि सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? तो सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 1451 में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दोआब में विद्रोह हुआ था और उसने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा दिया था? तो ये किस शासक के काल में हुआ था? मुबारक शाह के शासनकाल में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? तो बताइए किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। इसने जो भी कविताएं लिखी थी उसमें अपना नाम क्या रखा था? गुलरुखी। अगला प्रश्न है कि किसने आगरा की स्थापना की है? तो आगरा की स्थापना किसने की है? सिकंदर लोदी ने। इसने आगरा की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? तो गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और ये किसके बीच में हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। और किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। आज का आखिरी प्रश्न है कि मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खतौली के युद्ध में परास्त किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।